डॉक्टर जेम्स अरांडा एक साक्षात्कार में उस भयानक घटना के बारे में बात करते हैं जो 1 साल पहले सुपरमून के दौरान घटी थी, जिसमें दुनिया भर के 1 अरब से अधिक लोग हिंसक उत्परिवर्तन का शिकार हो गए थे और चांद की रोशनी के संपर्क में आने से भयानक प्राणी में बदल गए थे। मानवता को गहरी आघात पहुंची, लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि ऐसा फिर से होगा क्योंकि एक और सुपरमून होने वाला है। इंटरव्यूअर डॉक्टर से पूछता है कि ये कैसे हो सकता था, लेकिन वह इसका उत्तर नहीं देते और बस कहते हैं कि हर किसी को उस दिन चांद की रोशनी में बाहर जाने से बचना चाहिए और हर किसी के पास सर्वाइवल प्लान होना चाहिए। वे यह भी कहते हैं कि वे इस समस्या का हल ढूंढने में लगातार काम कर रहे हैं और हम इस संकट से उभरेंगे। इसके बाद हम मिलते हैं वेस्ली मार्शल से, जो एक पूर्व सैनिक और आणविक जीव विज्ञानी है। वे अपनी सिस्टर इन लॉ लूसी और अपनी भतीजी एमा के साथ हैं। लूसी ने पिछले सुपरमून के दौरान अपने पति को खो दिया था और उस क्षण में उसे श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है। वेस्ली अपने भाई की अप्रत्याशित मौत को स्वीकार नहीं करता, अपनी सिस्टर इन लॉ और भतीजी की रक्षा करने का दृढ़ संकल्प करता है। वह पूरे घर को सुरक्षित बनाने के लिए उसे बैरिकेड करने का काम कर रहा है। इसके अतिरिक्त वह घर के आसपास कई जाल लगाता है, बाड़े को बिजली से जोड़ता है और बाहर के लिए कैमरा स्थापित करता है। उसके पड़ोसी डर से घिरे हुए हैं और हर कोई उस भयानक रात के लिए अपनी तैयारी करने में व्यस्त है। लूसी की पड़ोसी रेगन डोर पर आकर एमा के लिए कुछ कैंडी छोड़ जाती है और लूसी उसे रात के लिए कुछ जरूरी सामान देती है और उसे सुरक्षित रहने को कहती है। इस बीच वेस्ली अपने बेखबर पड़ोसी कोडी के पास जाता है और उसे चेतावनी देता है कि वे बच्चों के पास रहते हुए लापरवाही से लक्ष्य साधने की प्रैक्टिस न करे, क्योंकि उसने अभी अभी अपने ईंधन के एक डिब्बे को गोली मारी है। कोडी कहता है कि वह उस नरक जैसी रात के लिए तैयार हो रहा है जब हर कोई अपने लिए लड़ेगा। फिर वेस्ली लूसी को बताता है कि वह घर पूरी तरह से लॉक हो चुका है और उसे सर्वाइवल नियमों की याद दिलाता है। किसी के लिए दरवाजा न खोले, शोर न मचाए और ध्यान न आकर्षित करे। वह उसे यह भी कहता है कि अगर उसे अपनी या एमा की रक्षा करने के लिए गोली चलानी पड़े तो वह संकोच न करे, चाहे वह कोई भी हो। फिर वेस्ली अपनी भतीजी से अलविदा कहता है, यह समझाते हुए कि वह उनके साथ नहीं रह सकता और उन्हें यकीन दिलाता है कि कोई भी उस घर में प्रवेश कर उनके लिए खतरा नहीं बनेगा। वेस्ली को जाने के बारे में संकोच होता है, लेकिन लूसी कहती है कि वैज्ञानिकों को उसकी जरूरत है और अंततः वह चला जाता है। वेस्ली के जाने के बाद घर में लड़कियां बंद रहती है। सड़क पर असल में एक बड़ा हंगामा मचा हुआ है क्योंकि लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भाग रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वैज्ञानिकों और सैन्य नेताओं के साथ डॉक्टर जेम्स अपनी टीम का परिचय कराते हैं जो उस बुराई का समाधान ढूंढने के लिए कड़ी मेहनत करेगी और वेस्ली भी उस टीम का एक महत्वपूर्ण सदस्य है। जहां जेम्स बताते हैं कि टीम ने एक सीरम विकसित किया है। सुविधाओं में वैज्ञानिकों और सैन्य कर्मियों ने स्वयं सेवकों को परीक्षण विषयों के रूप में नियुक्त किया और सीरम की प्रभावशीलता की जांच करने के लिए उन्हें चांद की रोशनी में उस रात के दौरान परीक्षण करने के लिए कहा, ताकि एक प्रभावी और अंतिम इलाज मिल सके। यदि सीरम काम करता है तो एक परीक्षण विषय माइल्स होगा, जो वैज्ञानिक एमी का पति है। माइल्स को मजबूत जंजीर से बांधकर एक विशाल पिंजरे में बंद कर दिया जाता है और सूरज पहले ही क्षितिज के नीचे छिप चुका होता है, जिससे जनसंख्या सबसे बुरे पल के लिए उल्टी गिनती शुरू कर देती है। वेस्ली और टीम के अन्य सदस्य सुपरमून की रोशनी से उत्परिवर्तन से बचने के लिए विशेष सूट पहनते हैं और परीक्षण विषयों के पास जाते हैं। माइल्स के अलावा अन्य टीम में एक महिला और 2 पुरुष शामिल होते हैं। फिर उस स्थान पर सुपरमून के प्रभाव के लिए एक उल्टी गिनती शुरू होती है और वैज्ञानिक तैयारी करते हैं। महिला जिसने स्वयं सेवक बनने का निर्णय लिया था, घबराती हुई कहने लगती है उसने अपना विचार बदल लिया है और वह वहाँ से जाना चाहती है, लेकिन अब इसके लिए देर हो चुकी है। जल्द ही परीक्षण शेड की छत खुल जाती है और आकाश में एक विशाल चांद दिखाई देता है। यह क्षण तनावपूर्ण होता है, लेकिन किसी भी स्वयं सेवक में उत्परिवर्तन नहीं होता, जिससे यह प्रतीत होता है कि सीरम सफल हो चुका है। वैज्ञानिक उत्साहित होते हैं और अगले कदम की तैयारी करते हैं। इस बीच परीक्षण विंग में डॉक्टर जेम्स उस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं जहाँ स्वयं सेवक है और वेस्ली सीरम को उत्परिवर्तन के खिलाफ प्रभावी दिखाते हैं। वेस्ली कहते हैं कि जो भी ये उत्परिवर्तन है, ऐसा लगता है कि यह सुपरमून द्वारा प्रेरित एक तरह की सोई हुई रक्षा प्रतिक्रिया है। जेम्स पूछते हैं कि ऐसा अभी क्यों हो रहा है, लेकिन वेस्ली इसका उत्तर नहीं जानते। लेकिन अचानक माइल्स को कुछ महसूस होने लगता है और उसका शरीर उत्परिवर्तन की स्थिति में प्रवेश करने लगता है। जेम्स उन्हें तुरंत उस पर सीरम छिड़कने का आदेश देते हैं, लेकिन माइल्स, जो पहले ही बदल चुका है, एक हाथ से उस मशीन को पकड़ लेता है जिसमें पहले ही बाल उगने लगे हैं। प्राणी उस डिवाइस को फेंक देता है और फिर क्षेत्र में अराजकता फैल जाती है। परिणाम स्वरूप अन्य 3 स्वयं सेवक भी उत्परिवर्तित होने लगते हैं। सुविधा में सिस्टम खराब होने लगता है और यहाँ तक कि एमी के तेजी से छत बंद करने के चिल्लाने के बावजूद ये एक विद्युत विफलता के कारण नहीं किया जा सकता। इस बीच अराजकता का माहौल बढ़ जाता है और स्वयं सेवक प्राणियों में बदलने लगते हैं। वेस्ली समझ जाते हैं कि माइल्स भी प्रभावित हुआ है और वह उत्परिवर्तित हो रहा है। वे उसे शांत करने के लिए ट्रैंक्विलाइजर लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह काम नहीं करता। रूपांतरण तेजी से पूरा होता है और उसके बाद वह वैज्ञानिकों में से एक पर हमला करता है। इस बिंदु पर पागलपन और निराशा इतनी अधिक है कि जबकि वेस्ली अपने घायल सहयोगी को सुरक्षित स्थान पर ले जाता है, एक अन्य वैज्ञानिक राक्षस को मारने के प्रयास में सभी दिशाओं में बेतहाशा गोली चलाता है, लेकिन वह केवल उनमें
उनमें से एक को मुक्त कर पाता है। वेयरवुल्व्स ने बंद केज में कैद थे इनसाइड वैज्ञानिकों को खत्म करने में सफल रहा, जिसमें बंदूक वाला भी शामिल था। कुछ वैज्ञानिकों को बाहर सैन्य कर्मियों द्वारा ले जाया जा रहा है, जबकि एमी बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। वह वेस्ले को घायल सहयोगी का सामना करती है। जब वे आगे गलियारे में आती हुई गर्जना सुनते हैं तो वे दिशा बदलकर दूसरे कमरे में प्रवेश करते हैं। राक्षस उन्हें देख लेता है और उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ता है, लेकिन वे मुश्किल से खुद को दूसरे कमरे में बंद कर पाते हैं। इस बीच लूसी कैमरों पर जानवरों की हलचल देखकर डर जाती है। कॉर्डी राक्षसों के हमले की प्रतीक्षा कर रहा है और उनमें से एक पर बाहर निशाना साध रहा है। वह पेड़ पर गोली चलाना शुरू कर देता है। वेस्ले के सहयोगी और एमी के घायल मित्र अपनी चोटों का सामना नहीं कर सकते और मर जाते हैं। एमी वहाँ तब तक रहना चाहती है जब तक मदद नहीं आती, लेकिन वेस्ले कहता है कि मदद नहीं आएगी और वे अगर रुके तो वे मारे जाएंगे। लेकिन एमी उसे याद दिलाती है कि उन दीवारों को छोड़ने का मतलब चांदनी का सामना करना और राक्षसों में बदलना है, लेकिन वह कहता है कि वे उसके लिए सीरम फॉर्मूला का उपयोग करने में सक्षम होंगे। कोडी अभी भी बाहर निशाना साधते हुए हाई अलर्ट पर है। तभी अचानक एक फ्रीजर खिड़की से उखड़कर आता है और उसे दूर फेंक देता है। इससे भी बदतर यह है कि वे चांदनी के संपर्क में आ जाता है और परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। वे एक कमरे में पहुंच जाते हैं और अपनी पूरी ताकत से तैयारी करते हैं, यह जानते हुए कि सीरम का प्रभाव लगभग 1 घंटे तक रहता है। वेस्ले एक घड़ी सेट करता है ताकि वह समय बर्बाद न करे और कहता है कि अगर उनमें से कोई बदलता है तो दूसरे को अकेले जाना चाहिए। जब वे छोड़ते हैं तो वे बदलते हुए मीलों का सामना करते हैं और एमी वेस्ले को गोली मारने से रोकती है। पहले एक गैस कंटेनर पर फायरिंग करके जानवर को स्तब्ध कर देती है। वे भागने और एक कार में सवार होकर दूर जाने में सफल रहे। वेस्ले का वर्तमान लक्ष्य लूसी के घर तक पहुंचना है। रास्ते में वह जांच करने के लिए फोन करता है कि क्या वह ठीक है। लूसी बताती है कि क्या हो रहा है, जिसमें यह भी शामिल है कि उसने देखा कि कैसे एक वेयरवुल्फ ने कोडी के घर पर आक्रमण किया। फिर वह बाहर से उसे पुकारते हुए किसी को सुनती है। यह रेगन है जो मदद के लिए चिल्ला रही है और तिरपाल से ढकी हुई है और रूपांतरित नहीं हुई है। लूसी निराशा में मदद करना चाहती है, लेकिन जानती है कि यह करना बड़ा जोखिम है। फोन पर वेस्ले उसे चिल्लाता है कि वह किसी के लिए दरवाजा न खोले, उसके नियमों की याद दिलाने की कोशिश कर रहा है। लूसी अपने पड़ोसी को इतना बेनकाब देखकर निराश होकर फैसला करती है कि वह उसकी मदद करेगी और कैमरे के साउंड सिस्टम के माध्यम से उसे शांत रहने के लिए कहती। हालांकि बहुत देर हो चुकी है और यह संभव नहीं होगा क्योंकि उनमें से एक प्राणी रेगन पर कूदता है और उसे दूर खींच लेता है। इससे भी बदतर यह है कि एक बस एमी के साथ वेस्ले की कार के सामने बढ़ती है और टक्कर अपरिहार्य है। वेस्ले के साथ और संवाद करने में विफल रहने के बाद लूसी उस क्रूरता को देखती है जिसके साथ वेयरवुल्फ अपने दोस्त को बाहर खा जाता है और आंसू बहाती है। बाहर राक्षस एक भयानक गर्जना करता है और लूसी और उसकी बेटी को छोड़ देता है। वेस्ले और एमी टक्कर से बच गए, लेकिन उन्हें कार से बाहर निकलने के लिए जल्दी करने की जरूरत है क्योंकि सब कुछ आग लगने लगा है और जल्द ही एक विस्फोट होगा। काफी प्रयास के बाद दोनों राक्षस से बच निकले। जो कोडी है रेगन के शरीर को उठाता है और उसे लूसी के घर की बिजली की बाड़ से टकरा देता है। उसे निष्क्रिय करने के प्रयास में एमा को सुरक्षित स्थान पर रहने के लिए कहने के बाद लूसी देखती है कि वेयरवुल्फ कोडी बिजली की बाड़ के पास है और फिर जानवर के चेहरे पर काली मिर्च स्प्रे सक्रिय करती है, जिससे वह दर्द से गर्जना करता है। वेस्ले और एमी अब पैदल चलते हुए अपने रास्ते पर जारी रखने की कोशिश करते हैं, जितना हो सके राक्षसों का अवांछित ध्यान आकर्षित किए बिना। लेकिन आगे उन्हें एक कार को तोड़फोड़ कर रहे वेयरवुल्व्स मिलते हैं और बिना किसी अन्य विकल्प के वे चुपके से गुजरने की कोशिश करने का फैसला करते हैं। वे धीरे धीरे और सावधानी से सड़क के दूसरी तरफ कारों के पीछे झुकते हैं, लेकिन एक बिंदु पर उनमें से एक प्राणी पास में उनकी उपस्थिति को सूंघने लगता है। बिना किसी विकल्प के वेस्ले फिर एमी को एक कार के नीचे खींचता है। उम्मीद है कि उनकी गन सड़क पर इतने सारे लोगों के साथ मिल जाएगी और राक्षस उनके बिना गुजर जाएगा। प्राणी वहाँ पहुँचता है जहाँ वे थे और कार की खिड़कियाँ तोड़ना शुरू कर देता है। कुछ खोजने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उनके आतंक के लिए वेयरवुल्फ उनके बगल में बैठ जाता है और हवा को महसूस करता है। हालांकि ये ऐसा लगता है जैसे यह पहचानने में कामयाब नहीं हुआ कि वे कार के नीचे हैं। वेयरवुल्फ कोडी अपनी आंखों में जलन को दूर करने की पूरी कोशिश करता है, जितना हो सके उतना पानी डालता है और पहले से ही ठीक होकर एक भयानक चीख निकालता है, जिससे लूसी को और अधिक डर लगता है। ये मानते हुए कि वेयरवुल्फ वास्तव में चला गया है, वेस्ले और एमी कार के नीचे से बाहर निकलते हैं और चारों ओर देखते हैं। यह देखकर कि जाहिर तौर पर राक्षस चले गए हैं,